हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और पेपर कैसा रहा? यस, आप लोग का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ नहीं था, तो आई थॉट आज साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, साइंस के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा चेंजेस आया पैटर्न में। क्या चेंजेस आया? देखो, टॉपिक तो वही थे जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ है कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार एक दो न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस आ गए। देखो, कभी भी ऐसे चेंजेस के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है कंपटीशन एग्जाम में। मैंने हमेशा एक बात बोली और मैं हमेशा एक बात बोलती भी हूँ सभी स्टूडेंट्स को जो कि कंपटीशन एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं। बेटा, आप जब भी प्रिपेयर कर रहे होते हो ना तो 70-80% की ही करते हैं। वो 20% में कब क्या वेरिएशन हो जाए उसके लिए हमेशा रेडी रहना होता है। तो अगर वो स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल्स की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करके गए थे, अगर हम उनके बारे में भी बात करें तो यार वो 2-4 न्यूमेरिकल्स निकाल के रिमेनिंग क्वेश्चंस कैसे थे? रिमेनिंग क्वेश्चंस तो इजी थे। इजी का मतलब डायरेक्ट पढ़ाए हुए या आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले जो जर्नल आते हैं वैसे ही थे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे या न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा हार्ड टाइट था, प्रॉब्लम थी, तो यार रिमेनिंग क्वेश्चंस तो ईजी थे ना, राइट? चलो तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास पेपर एनडीए का। जैसा कि मेरा नेचर है, मैं कभी भी स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करती, मैं हमेशा लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। सबका अपना नेचर होता है और मुझे लगता है लास्ट से करने में ना वो एक अचीवमेंट सी फील होती है, तो मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ। हाँ, लेकिन क्वेश्चन सारे डिस्कस करूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन। बेटा, इस वाले क्वेश्चन पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे 150 वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन्स ओनली मिरर्स, यानी टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्टिंग, है ना, रिफ्लेक्टिंग। देखिए, वो बच्चे जो आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, जब भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ो तो गैलीलियो जी ने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाया था, लेकिन गैलीलियो जी ने जो टेलीस्कोप्स बनाए थे वो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप थे। कैसे थे बेटा? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। सेम ऐसे ये भी आपका रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप था। एंड न्यूटोनियंस की बात करें, यानी न्यूटन जी ने जो बनाया था ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था। रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है जिसमें मिरर्स होते हैं। ये जो था इन्होंने दोनों बनाए थे, रिफ्लेक्टिंग भी हो सकता एंड रिफ्रैक्टिव भी। तो अगर अब हमें इनमें से चूज करना है कि भाई मिरर्स वाला कौन सा था, तो वी विल गो विद दिस ना, क्योंकि इसमें तो दोनों आ रहे हैं और ये ओनली फॉर लेंसेज वाला था। लुक एट दिस क्वेश्चन, पैरेलल ही है दूसरा क्वेश्चन। हमेशा बताती हूँ इस तरह के क्वेश्चन के लिए कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी वोल्टेज आपको दी हुई है, पावर आपको दी हुई है, ठीक है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर रेटिंग वुड बी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है? पहले इन दोनों की हेल्प से रेजिस्टेंस निकाल लेना है, फिर उस रेजिस्टेंस और वोल्टेज से आपको पावर निकालनी है। एक छोटी सी बात देखिएगा, यहाँ पर वोल्टेज जस्ट हाफ हुई कि नहीं? 220 से सीधा क्या हो गई बेटा? 110 हो गई। तो अब आपको निकालना है आपके 80 वॉट का। तो लेट सॉल्व ही कर लेते हैं जल्दी से। P इज इक्वल टू वी आई आपका जर्नल फॉर्मूला होता है और आपको रेसिस्टेंस की फॉर्म में फॉर्मूले को लेना है। V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ से आप रेसिस्टेंस को निकाल लीजिए, है ना, और यहाँ से निकल जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ, अगर वोल्टेज जस्ट हाफ हुई है तो पावर भी जस्ट हाफ हो जाएगी। 80 का हाफ कर दो, दैट इज 40 वॉट, ठीक है। वैसे आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, इसको इससे सॉल्व करके रेसिस्टेंस निकाल कर वोल्टेज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। अरे 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 अरे, नेक्स्ट पर, हाँ, 2 क्वेश्चन तो छूट ही गए थे ये, है ना। अरे बहुत सारे छूट गए थे यार, 2 थोड़ा ही ना। 1 मिनट बेटा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम, मतलब आपको साउंड के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ट्रू है। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा, नहीं याद? देखिए मेरा वेव ऑप्टिक्स या जो साउंड टॉपिक वाली रिकॉर्डिंग है उसमें आप देखिएगा, उसमें मैंने हमेशा एक बात बोली कि जब भी साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंजेस नहीं आता। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो जो फर्स्ट वाला है दैट शुड बी करेक्ट आंसर, जो कहता है स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम एट ऑल द फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो स्पीड डिपेंड करती ही नहीं है।
होप ये बात आपको याद होगी या आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी रिकॉर्डिंग क्लासेस देखिए हमारी, आपको मिलेगा उसमें। अब यहाँ पर क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है बेटा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ एंड मून। सबसे पहले डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, नहीं यार तो लर्न कर लो, दिस इज एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ अर्थ के बारे में बात कर रहा है ना, और मून के बारे में बात कर रहा है, तो प्रोडक्ट और डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेंगे, है ना, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो मैग्नीट्यूड वाइज है दोनों का वो सेम रहने वाला है। बट होगा क्या, जब आप अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो मून की तरफ, मून के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो अर्थ की तरफ, मीन्स डायरेक्शन चेंज हो सकता है बट मैग्नीट्यूड सेम। दैट्स वाई डी वाला जो आपका ऑप्शन हो गया ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन, look at this question this is again the question from a dispersion topic, ray optics का आपका टॉपिक है ये। इसमें कहता है एक वाइड रे ऑफ लाइट है जो ग्लास प्रिज्म में से जाती है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस तो याद करो जो लास्ट ईयर वाला पेपर था उसमें आपको प्रॉपर 2020 की बात कर रही हूँ मैं, उसमें आपको प्रॉपर प्रिज्म के 4 ऑप्शन में प्रिज्म का डायग्राम दिया हुआ था, उसमें रे ऑफ लाइट को डिवाइड करके बताया हुआ था कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर उसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल कर ली। देखिए जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये आपका प्रिज्म है, ये रे ऑफ लाइट जा रही है और ये ऐसे करके 7 कलर में डिवाइड हो रही है। तो जब ये 7 कलर में डिवाइड होती है बेटा तो रेड कलर सबसे ऊपर होता है और वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है। इसका रीज़न है, क्या रीज़न है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वेवलेंथ के बारे में बात करें तो जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसका डिस्पर्सन उतना ही कम होगा। तो वी सेड सबसे ज़्यादा डिस्पर्सन जो हुआ वो वॉयलेट का हुआ। अब एनसीईआरटी वॉयलेट नहीं बोलती, एनसीईआरटी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू तीनों को एक साथ ब्लू फैमिली बोलती है। इसलिए यहाँ पर ब्लू लाइट का वाला है ना जो डेविएशन द मोस्ट, डेविएशन द मोस्ट, इन दोनों में से एक करेक्ट होना है, इन दोनों को एलिमिनेट करो। अब यहाँ पर देख लीजिए, बिकॉज ब्लू लाइट हैज़ अ हाईएस्ट स्पीड इन अ प्रिज्म और बिकॉज इसकी जो स्पीड है वो लो है। अब यार स्पीड का रोल आ गया, स्पीड हमें कैसे पता चलेगी, तो बहुत इजी है पहचान करनी। कैसे पता चलेगी, आपका v इज इक्वल टू एन लेमडा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा अगर वेवलेंथ कम थी ब्लू फैमिली की तो स्पीड भी तो कम होगी, तो दैट्स मीन डी वाला आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। होप आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट 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 पेपर अच्छा था नो डाउट, पेपर में मीन्स ऐसा नहीं बोल सकते। देखो अभी तक कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आया जो आपको लगा हो यार ये क्या आ गया, ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ जी ठीक है, 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिक वाले आए हैं और 1-2 के लिए तो आपको ऑलवेज रेडी रहना ही है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना अकेडमी की तरह एक ही पैटर्न है उसी को फॉलो करना है, ऐसा नहीं होता है ना। अब देखो अब हमें ढूंढना पड़ेगा, वेयर इज साइंस, वेयर इज साइंस, वेयर इज साइंस। आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार आ गया ये क्वेश्चन भी। अच्छा मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप लोगों को लगेगा यार हरी टीचर ऐसा बोलता है, मेरा पढ़ाया हुआ है, मेरा पढ़ाया हुआ है। नहीं, आप चेक करो हमारे चैनल पर जाकर, सब्सक्राइब तो कर दिया होगा ना एनडीए विद सावदा, जाकर चेक करो क्या ये डिस्कस किया था कि नहीं किया था, आपको खुद को पता चल जाने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या था। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, इफ इट्स स्ट्रेच टू लेंथ डबल। देखो अभी मैंने बिल्कुल ऐसे ही करके क्लास में कराती हूँ हमेशा, एल है और मैंने इसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया, ठीक है। तो हमें बताना है the current in the circuit will be the electric the wire resistance the value कहाँ गया हाँ जी, in a circuit electric circuit the wire resistance 10 ohm is used if this wire is stretched to a length double of its original value the current in the circuit would become। देखिए बेटा यहाँ पर ही टॉकिंग अबाउट, अब देखो पहले रेजिस्टेंस के बारे में बात करो, वही V इज इक्वल टू आई आर है ना, तो वहीं से आपको निकल के आ जाएगा। सबसे पहले जब आपने इसको ट्वाइस किया है तो न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा, तो न्यू रेसिस्टेंस में क्या होगा, जो भी ये चेंजेस आया उसको स्क्वायर कर दो, दैट मीन 4R।
तो रेसिस्टेंस अगर 4 गुना बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू IR और वो आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, और पर आते हैं, और क्वेश्चन पर आते हैं। अरे वाह, ऊपर भी दिख गया। ये क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। अगर सेकेंड क्लास लेवल की बात करें तो एक बॉटल ओपनर कोई कंसिडर किया था, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी ऐसे ही था, है ना, उसमें एग्जाम्पल भी यही दिया हुआ था। चलो और देखें आगे। अरे वाह, एक और क्वेश्चन मिला। दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल, उसको उठा के इसके साथ में सीरीज लगा दो, लगाओ जल्दी से। 1/R प्लस 1/R, दोनों का कितना हो गया, दिस इज 2/R, ओवरऑल R/2, और उसको इस वाले R के साथ में सीरीज में ले लीजिए, कितना आ जाएगा, दिस इज R प्लस 2R, दैट इज 3R/2। क्या 3R/2 ऑप्शन में? बिल्कुल है, ये रहा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मास इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग दैट हैंग वर्टिकली, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग इज 6 सेंटीमीटर ऑन अर्थ। अगर अर्थ पे है तो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अ मून इज 1/6। ओके, अब कहते हैं इसको उठाकर अगर हम मून पे ले जाएं जहाँ पे ग्रेविटेशन की वैल्यू 1/6 है, तो एक्सटेंशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। किसी भी एक्सटेंशन को व्हेन वी कोई वेट सस्पेंड करते हैं तो जो एक्सटेंशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। बट यहाँ बहुत इजी बता रही हूँ, आपका पास 6 था, है ना, G/6 करो, 1 आ जाएगा, दैट शुड बी करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्रेविटेशन 1/6 होता है। डायरेक्ट करने वाला क्वेश्चन था बेटा ये। आगे आओ, नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट 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 ढूंढते हैं, फिर ढूंढना पड़ेगा साइंस का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन। अरे वाह, मिल गया, बिल्कुल मिल गया। यहाँ पर कहता है एक ब्लॉक है, 2 kg मास इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर ब्लॉक और 3 kg मास, जिसमें द कोएफिशिएंट, और देखो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको लिख लेना चाहिए, है ना। वो क्या कह रहा है, एक 2 kg का मास है जो 3 kg के मास के ऊपर रखा हुआ है, जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। बॉटम ब्लॉक को पुल किया गया, नीचे वाले को कुछ फोर्स लगाया गया इस तरह से कि दोनों एक साथ मूव करे, और ग्रेविटेशन जो है वो G है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगे, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको मेंशन भी किया हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यू कैन अप्लाई अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज F इज इक्वल टू दिस इज न्यू एंड दैट इज नॉर्मल फोर्स, है ना। एंड जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं, दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज 0.2, और यहाँ पर जो नॉर्मल है वो क्या है आपका, नॉर्मल आपका फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से वाले पे, सेकंड वाले ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज 2 × mg, है ना, यही लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 × 10, 0.4 × 10, दैट इज 4 न्यूटन। तो ये वाला हो गया आपका करेक्ट आंसर, और तो कोई नहीं है ना साइंस का इस वाले पे, अभी नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पावर रिक्वायर्ड अ लिफ्ट ऑफ मास 8 kg ऑन अ वर्टिकल डिस्टेंस 4 मीटर इन अ 2 सेकेंड, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू लेनी है वो 10 लेनी है। भाई निकालना ओवरऑल पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। क्या सारी चीज़ें रख तो आंसर निकल जाना है, लगा कर देखो, देखो फोर्स की जगह लगाओ mg, दिस इज m g, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 4 और टाइम हो गया 2, और तो कुछ नहीं है ना, यही है। 2 × 4 16 एंड 160 वॉट, यस 160 वॉट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन। हाँ जी, एक और क्वेश्चन हमें मिला, ascend fall vertically on a conveyor belt at a rate of 0.1 kg per second. In order to keep the belt moving at a uniform velocity 2 meter per second, the force required to apply the belt is, देखो no, आप यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लेके, दिस इज m और यहाँ पर होता है g, राइट। तो यहाँ पर सेम यही लगाना है, क्योंकि ये जो मास है वो 0.1 kg पर सेकेंड में है इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आपका कितना आ गया ये, दिस इज 0.2 न्यूटन, यस 0.2 आपका हो गया बी वाला ऑप्शन। देख रहे हैं आप लोग कैसे, मतलब हो सकता है, मैं मानती हूँ कि जो बच्चा न्यूमेरिकल रेडी नहीं करके आया उसको प्रॉब्लम हो सकती है, एक आधे, जैसे मैं मान सकती हूँ फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, बट बाकी सारे क्वेश्चंस में तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला ही लग रहा है ना।
इसलिए कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गई तो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट्स पर ट्राई किया जा सकता है ना। हाँ, क्वेश्चन गया यार, क्वेश्चन था। लुक एट दिस क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में। अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हो, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर हो, दैट इज एवोगाड्रो लॉ। और लॉ पर तो हमेशा ध्यान रखना। इवन ये जो चारों ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन की डिटेल में चले जाइएगा इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ नेक्स्ट, राइट। और ये वाला भी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ध्यान से देख लीजिए। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है जो जर्नली क्या होता है, ब्लू कलर्ड क्रिस्टल होता है, एब्सोल्युटली राइट। बाय केयरफुली हीटिंग दे टर्न टू वाइट कलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर। बच्चे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लू कलर, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है येलो कलर, तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आए हैं, तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट बिग डील, आपको कहीं ना कहीं पता होगा ही। येलो कलर होता है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ब्लू कलर होता है इट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली। याद रखना, क्योंकि लास्ट आपके एग्जाम में आया भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अकॉर्डिंग करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर होता है दैट इज डायरेक्टली आपके पीरियोडिक टेबल से रिलेट करता हुआ। और आपको पता है फ्लोरीन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, दैट्स वाई फ्लोरीन यहाँ पर आयोडीन ब्रोमाइन क्लोरीन फ्लोरीन सीक्वेंस वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिख रहा है, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एयर बैग में, ठीक है, ट्रिगर बाय द इम्पैक्ट प्रोड्यूसिंग अ गैसेस प्रोड्यूस दैट कॉज द सडन वॉल्यूम चेंज विच, ठीक है। मुझे सबसे पहली चीज, अगर किसी को ये पता था कि एयर बैग में फीलिंग किसकी होती है तो उसको तो कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, राइट। तो एयर बैग में जो फीलिंग होती है, मैंने जनरली एयर बैग जानते हो क्या होता है, एयर बैग जनरली हमारी जो कार्स वगैरह होती हैं उसमें लगे हुए होते हैं। जब मान लो कार डायरेक्टली पुल हो जाए किसी चीज़ से, तो वो जो एयर बैग है वो खुल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें वो हिट फील नहीं होता, तो जनरली दैट इज़ कॉल्ड एयर बैग। एयर बैग में फिलिंग करी जाती है सोडियम अजाइड की, और अजाइड कंपाउंड इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड द नाइट्रोजन, दैट्स मीन इट शुड बी करेक्ट आंसर, है ना। जिसको सिर्फ इतना पता था, और पता होना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये प्रीवियस ये क्वेश्चन था कि एयर बैग की फीलिंग क्या होती है, तो फीलिंग्स जो होती है वो सोडियम अजाइड होती है, और अजाइड का मतलब ही नाइट्रोजन कंपाउंड से होता है। ओके, नेक्स्ट एक और देख लीजिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्लास के बारे में। देखो मैनमेड कंपाउंड आपको बताया था, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। मैनमेड कंपाउंड यानी ग्लास, मैनमेड कंपाउंड यहाँ पर ग्लास की बात करें, इजिप्ट में सबसे पहले यूज़ किया गया था। इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें 6SiO2 सब तरह के ग्लासेस में होता है, यानी सिलिका सबसे ज़्यादा होता है, मेन कंपोनेंट होता है। इसमें अगर हम सिलिका के बारे में बात करें तो सिलिका इन्हें कहाँ से मिलती है, ये मिलती है सेंट में से, ठीक है। और आगे बात करते हैं, सेंट में ही मिलती है, तभी तो फ्लाई ऐश जो होती है उसमें भी सिलिका मिलती है। और आगे कितनी स्पीड से कर रहे हैं हम लोग, है ना। यार ये वाला क्वेश्चन सच्ची में अगर किसी बच्चे ने 10th क्लास की भी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी वो इस क्वेश्चन को करेक्ट करके आएगा, क्योंकि ये सारी प्रोसेस आपकी ऑस्मोल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। एंड यहाँ पर देखिए सपोनिफिकेशन यानी सोप के अंदर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पर्पस क्या है, बेसिकली डालने का सिंपल सा पर्पस है कि ये जो सोप है ये हार्ड ऑन स्किन होता है इसके लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है डायमंड और ग्रेफाइट का। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल है। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, बिल्कुल है। फ्लोरीन इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बिल्कुल ठीक है, मैनमेड कंपाउंड है। तो नेक्स्ट ऑफ डायमंड ग्रेफाइट इज द सेकेंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। याद रखना डायमंड ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, यानी उसने कहा था नॉट करेक्ट, तो हमारा डी वाला आंसर हो गया करेक्ट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, वैसे तो इट्स नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, लेकिन सिलिकॉन कंपाउंड्स को कंसीडर किया जाता है, और भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एक बायो का क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ब्रायोफाइटास किसे कहते हैं बेटा। ब्रायोफाइटा जो होता है वो क्रिप्टोगेम्स वाले प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है, थर्ड कैटेगरी है, वो वाले प्लांट जिसमें सीड्स नहीं होते। और ब्रायोफाइटा जनरली क्या होते हैं, जो दोनों जगह पे मिलते हैं, लैंड और वाटर दोनों पे मिलते हैं। देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। जिम्नोफाइटस है, बिल्कुल ठीक है, अभी यही बताया था आपको। एम्फीबियंस है, बिल्कुल ठीक है, एम्फीबियंस है, करेक्ट है।
ये वाला, अच्छा अभी और देख लेते हैं। बिल्कुल वाटर कंडक्टिव टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स मीन ये वाला रॉन्ग है। इसने कहा था नॉट करेक्ट, वी विल गो विद सी। यानी अगर आपने एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ क्लासिफिकेशन को पढ़ा होगा तब भी ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट पर आइए, रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा बताया, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करो, और उसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी जो रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस में है, आप देख भी लीजिएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो यहाँ पर देखिएगा, जिसको अगर नहीं भी पता उसको ही पता होगा, नोबल मेटल होता है ना सिल्वर गोल्ड, तो जिसमें सिल्वर सबसे लास्ट में आ रहा होगा ऑब्वियसली वो करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगर मान लो रिएक्टिविटी सीरीज भी नहीं पता था तो इतना तो पता ही होगा, नहीं पता तो यार पता कर लो फिर। हाँ, यहाँ पे फंजाई के बारे में बात करते हैं। फंजाई के बारे में क्या बोला जाता है, इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन है, बिल्कुल ठीक है, पास्ट ईयर में आ भी चुका है ये स्टेटमेंट, ठीक। एंड फिलामेंटस, बिल्कुल फिलामेंटस प्रेजेंट्स होते हैं कैन कैरी आउट अ फोटोसिंथेसिस, और सेक्सुअल प्रोडक्ट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है गाइस, यही तो इनकी पहचान होती है फंजाई की। जैसे मशरूम है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो, मतलब नॉट करेक्ट फीचर, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी वाला, राइट। और आगे बात करते, देखो 2 क्वेश्चंस आ गए क्लासिफिकेशन में से, एनिमल वो प्लांट्स किंगडम क्लासिफिकेशन वाला जो टॉपिक हो गया। आगे बढ़े, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, केमिस्ट्री साइंस फिजिक्स कुछ तो मिल जाए यार, केमिस्ट्री साइंस फिजिक्स, ओह माय गॉड। अच्छा यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग द लेबोरेटरी अ स्टूडेंट इमर्ज एपिडर्मल लीफ peel in a hypertonic solution. After some time the student examined the cell under a microscope and observed. बच्चे बहुत बार बताया था एपिडर्मिकल टिश्यूज़ के बारे में, रिकॉर्डिंग क्लास में देखिएगा। एपिडर्मिकल जो होती है वो लीफ के ऊपर लेयर होती है जो एक्सेसिव वाटर लॉस से बचाती है, तभी तो जो रेगिस्तान वाले ड्राई रीजन्स प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स थोड़ी मोटी होती है। एलोवेरा इज द बेस्ट एग्जांपल। स्वेल नहीं कट जाएगा, प्लाज्मोज्ड हो जाएगा, है ना। वाटर निकलने वाली जो प्रोसेस होती है ना, सेल मेम्ब्रेन से पानी निकलना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस हो जाना, उसको बोलते हैं, ठीक। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते तो 9th क्लास की एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, व्हेन ईस्ट सेल आर ऑक्सीजन स्ट्रेट फर्मेंटेशन सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन। बताने की जरूरत, करेक्ट आंसर एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल, और फिर यही एथेनॉल बाद में जाके कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जो हमें फटिकनेस थकावट देता है। देखो क्वेश्चंस का सिमिलर देखो कितने हैं, आपका एनडीए में ये क्वेश्चन है, सीडीएस में क्वेश्चन है, किसी को फटिकनेस थकावट हो रही है तो किसकी वजह से हो रही होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कोई है साइंस का क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए, वो ऑर्गेनिजम्स जो कैपेबल ऑफ यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रिंसिपल कार्बन सोर्सेज आर। भाई वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वही तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तभी तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं प्लांट उसको ले रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स। हम हैं हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। पैरासाइट्स बेचारे क्यों बोल रही हूँ मैं, ये भी हमारी तरह होते हैं, है ना, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। बेल बोलते हैं ना, पैरासाइट्स। तो बहुत सारी बेल आपने सुनी होगी, जैसे एक एग्जांपल है अमर बेल, जिस पेड़ पर आ गई यार उसे सुखाकर ही मानेगी, क्योंकि उसका बना हुआ खाना ले लेती है ना, बड़ी चालाक होती है, अपना खाना नहीं बनाती। और कोई, ओ ये क्वेश्चन, यस, मीका के बारे में क्या जानते हो? बेसिकली मीका एक एलॉय होता है। अगर आप कभी भी इसके बारे में बात करो, हमारी जो प्रेस होती है ना, आयरन जो हम करते हैं प्रेस अपने कपड़ों पर, उस पर वो वाला पार्ट होता है ना जो क्लोथ्स के टच में होता है, दैट इज अ मीका। मीका जनरली बनाया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो है वो हीटिंग का कंडक्शन ज़्यादा करे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कम करे, कुछ उस तरह से बनाया जाता है। तो इसको अगर मेनली बोलें यूज़ किया जाए तो यस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रेस का एग्जाम्पल, वो हेयर स्ट्रेटनर का एग्जाम्पल, मतलब समझ गए आप लोग, वहीं पर यूज़ किया जाता है। एक्सरेज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे एक्सरेज के बारे में? देखो एक्सरेज का क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर बार, है ना। एक्सरेज के बारे में सही करेक्ट नहीं है, वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉन है, बिल्कुल ठीक है। दीज कैन बी जनरेटेड बाय द बम्बार्डिंग अ टारगेट मेटल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैथोड रेज बनती है उसी के बाद से एक्सरेज बनती है, बिल्कुल करेक्ट है। ड्यू टू देयर वेवलेंथ बीइंग शॉर्टर दीज कैन बी यूज ऑफ अ रडार सिस्टम। ऐसा क्या? दीज आर ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, अगर मैं एलिमिनेशन से सोचूं तब मेरे को ये करेक्ट जा रहा है। इस वाले के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मैंने सीक्वेंस आप लोगों को बताया हुआ है, आपने क्या करना है, रिच मैन इन विलेज
यूजिंग एक्स रेज गॉगल, गॉगल को गामा कर लेते हैं। अब इसमें देखो वो कह रहा है कि शॉर्टर है ना वेवलेंथ है, तो यार यहाँ देखो वेवलेंथ शॉर्टर गामा रेस की चली गई है ना, तो दैट्स वाई सी वाला रॉन्ग हो गया। सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस डिस्कस भी किया हुआ है आप हमारे चैनल पर। मेरा जो वेव थ्योरी वाला साउंड वेव्स वाला है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला, वो वाला जो लेक्चर है आप उसको देखिएगा, आपको उसमें इसका आंसर मिल जाना है। हाँ जी, ये देखिए एक रेलवे वैगन है जिसका मास है m1 इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v1 स्ट्रेट ट्रैक पर, ठीक है। A result of rain, after some time it get partially filled with water so that the mass of wagon become m2 and the speed v2. Taking the rain is falling vertically and a water stationary inside wagon. That is a very important point, water stationary. तो रिलेशन क्या होगा याद रखना, जब भी स्टेशनरी होगा इट्स ऑलवेज बी अ सेम, बिना सोचे समझे लगा देना था। क्वेश्चन इतना लेंथी देके ये मत सोचिए कि ये सॉल्व ही करने लायक होगा, है ना। नेक्स्ट देखो 90 वाला भी यहाँ पर जा रहा है साइंस का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। यार ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्वेश्चन हर बार एक दे देता है। कौन कौन इन्वॉल्व होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है यार, ऑक्सीजन, यस दैट शुड बी करेक्ट आंसर। और कितने बचे हैं भाई यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या कहता है देख लेते हैं। अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टूवर्ड अ नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव है जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और क्या बोल रहा है यहाँ पर अच्छा देख लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड अ साउथ इन अ स्पेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, द मूविंग चार्ज विल एक्सपीरियंस। बेटा हमेशा याद रखना, अगर एक कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल है, अरे यार ये तो डायरेक्ट चला गया ना, आपके वो जो लॉ होते हैं हमारे उससे देखेंगे तो उसमें तो कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर हैं। ओके नेक्स्ट पर आओ। यार नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही ईजी दे दिया क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है फ्लूट के लिए? फ्लूट बेटा समझते हैं ना, बांसुरी के बारे में बात कर रहा है। द मोमेंटम ऑफ अ वेव ब्लोइंग जेट डिटरमाइन द लाउडनेस प्रोड्यूस नोट, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अराइवल टाइम ऑफ द वेव्स ऑन अ ब्लोइंग जेट डिटरमाइन द पिच ऑफ अ प्रोड्यूस साउंड, बिल्कुल ठीक है क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ही डिटरमाइन करते हैं ना। द साउंड कम्स फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग कॉलम आर एयर इनसाइड द फ्लूइड, बिल्कुल ठीक है, तभी तो वो बनता है ना जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं कि ये कॉलम में जाता है, वो एंटी नोड और नोड की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो ये वाला भी करेक्ट आंसर है। अब अगर मुझे नॉट ट्रू देखना है तो मैं थ्रू द एलिमिनेशन जाऊंगी, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है? साउंड कम्स फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग कॉलम एयर इनसाइड एज वेल एज। बेटा अगर इनसाइड और आउटसाइड होता तो फिर डिटर्मिनेट कैसे करते, डिफरेंसेस कैसे करते, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वाला ऑप्टिक्स का दिख रहा है यार, बड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाया है, तो लेंथी क्वेश्चन भी लिखा है। शो इन द फिगर आर अ टू प्लेन मिरर्स। देखो यहाँ पर दो प्लेन मिरर हैं, एक है XY और एक है YZ। ये रहा XY और ये है YZ और दोनों 90 डिग्री पर है, ठीक है। ज्वाइंट देयर एज शो इन अ लाइट रे फॉलिंग वन मिरर एंड रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द ओरिजिनल पाथ, ठीक है। नाउ अच्छा अब क्या करा, अब इस मिरर को उठाकर ऐसे रोटेट कर दिया, अब ये वाला मिरर हो गया, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको थीटा का रिलेशन बताना है। जितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है मुझसे, ऑप्टिक्स की क्लास भी देखना, मैंने हमेशा बताया था व्हेन यू रोटेट द मिरर, ठीक है, तो अगर थीटा एंगल है तो वो ट्वाइस में चेंजेस होता है। मिरर में याद रखना ट्वाइस में होता है। आप v स्पीड से रन करते हुए आ रहे हो तो ट्वाइस स्पीड हो जाएगी, थीटा एंगल करा तो 2 थीटा हो जाएगा, तो दैट शुड बी 2 थीटा। याद रखना, क्वेश्चन देखने में डराने वाला लगा है ना, इतना लंबा, और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बचे हैं वही बमबारी हो गई नहीं, सच्ची में हो गई साइंस के क्वेश्चंस की बमबारी। थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये वाला क्वेश्चन ऑप्टिक्स का है। एक रेक्टेंगुलर ABCD है, ये रहा आपका फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है f, ठीक है,
और ये कहाँ रखा हुआ है, 2F पर रखा हुआ है, यानी ये C पर रखा हुआ है, ठीक है बेटा। ये कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर, ठीक। पूरा डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है मिरर AB along a principal axis. It form an image A dash B dash C dash in a front of mirror. ठीक, ये कनकेव मिरर है, ये इमेज बना रहा है, इससे जो इमेज बनेगी वो A डैश B डैश बनेगी। What is the ratio of B to C and A डैश D डैश? मतलब आप ये समझ रहे हैं। अब सबसे पहले अगर आप लोगों ने ऑप्टिक्स में इमेज फॉर्मेशन का कर रखा है तो मैं आपको बता दूं, ये वाला होता है आपका कनकेव मिरर, है ना। कनकेव मिरर में ये रहा F पॉइंट, ये रहा C पॉइंट। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज जस्ट उसके नीचे ही बनेगी ना, जस्ट ऊपर नीचे ही। तो अगर यहाँ पर हमारा ये है कुछ ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज जस्ट ऐसे बन गई। नाउ अगर आप रेशियो लेंगे तो जस्ट एक्सिस का वेरिएशन आएगा, हाफ हो जाएगा, दैट C वाला जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे ए क्यों नहीं आ रहा। ए इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सिर्फ AD के बारे में नहीं पूछा ना यार, उसने BC के बारे में भी पूछा है ना। तो BC जो है वो आपके C से आगे गया हुआ है, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है साइंस का यहाँ पर? नहीं 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 नहीं, ये तो यही वाला क्वेश्चन आ गया। अभी और कितने बचते हैं यार साइंस के, अरे वाह। अब ये मत बोलना कि ये वाला क्वेश्चन मैं फिर बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा यार मैम तो सारे ही क्वेश्चंस को बोल रही है, पढ़ाया हुआ है। जब भी मैं बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल, जिसको क्लीन करने के लिए हमें फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है। और फ्लोरीन इसेंशियली रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर 1 ग्राम से ज़्यादा हो गया तो ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दिस इज़ द एक्शन ऑफ फ्लोरीन। टूथपेस्ट में भी हमारा होता है। मैं इसमें हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हमें जो टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए वो क्या बोलते हैं, एक पीनट के साइज़ का, मटर के दाने के बराबर रखना चाहिए। बाकी अरे ये क्वेश्चन और देखो, इन हाइड्रोकार्बन्स को अरेंज करो बाय द इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर आप में से किसी को भी पता होगा कि जैसे जैसे कार्बन के एटम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो इफ़ वी टॉकिंग अबाउट, अगर हम यहाँ पर अपने करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो B वाला करेक्ट सीक्वेंस है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। तो जो भी देखो जितने कार्बन्स बनेंगे हाइड्रोजन बढ़ेंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ना बेटा बढ़ जाएगा। एक और देखो, इनमें से एप्पल को चॉप्ड करके क्या लगा दें जिससे एप्पल ब्राउन ना हो, यानी उसका जो ब्राउन होने का रेट है वो कम हो जाए। अगर आप इन सबको देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमें एसिड अप्लाई करते हैं जिससे क्या होता है, एप्पल का ऑक्सीडेशन रेट कम हो जाता है। इट इज C। अगर नहीं भी पता था तो देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दैट्स अ कंप्लीट बेस, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके और उसको डाइल्यूट करता। टेबल शुगर कभी भी एक्ट नहीं करता, दैट इज एसिड। हमें एसिड ही लेना पड़ेगा, है ना। एक और क्वेश्चन है बेटा कि अगर हमें कर्ड बनानी है तो मतलब इनमें से कौन सा, देखो कई बार मैं हमेशा बोलती हूँ दिस इज अ जर्नल साइंस सॉरी बेटा हाँ जी सॉरी, मैं हमेशा बोलती हूँ जर्नल साइंस है, यानी आप लोग के आसपास में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी उन सब से बिलोंग करता है। तो आपने कई बार घर में सुना होगा कि अगर दही जमानी है तो इस वेसल में नहीं रखना। इवन मिल्क के प्रोडक्ट्स को कभी भी कॉपर के साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि नॉट ओनली मिल्क, कोई भी एसिडिक कंपाउंड्स को कभी भी कॉपर के साथ नहीं रखते हैं। तो यस, B वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा। टॉक्सिक सब्सटेंस बना देता है, हार्मफुल होता है, इसलिए कॉपर जल्दी रिएक्ट कर लेता है एसिड के साथ में, दैट इज द रीज़न। Which one of the following structure or component is not always present in a living cell? यार सामने ही दिख रहा है सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। किसी भी सेल के अंदर 2 ही तो कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग होता है, एक सेल वॉल होता है, एक वैक्यूल्स होता है। तो ये हो गया। यहाँ पर देखो, एक आयरन नेल को डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, टर्न ब्राउन। दिस इज यार डायरेक्ट रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट, ये कॉपर ये इधर आ जाता है, आयरन सल्फेट कॉपर को रिलीज कर देता है, कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। D वाला करेक्ट आंसर है। 9th क्लास की NCERT बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन भी, यार इसमें कमाल हुआ ना, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT के हैं। बेंजीन और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना है, हमेशा याद रखना। बेंजीन और इसमें ये यहाँ पर सेपरेटिंग फनल से ही सेपरेट किया जा सकता है, उसमें भी कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन सारे
को कंसीडर करते हैं डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से, ठीक है। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑन एडवांटेज ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन is that it helps species to survive over a long evolution time. This is because sexual reproduction produce more offspring in each reproduction cycle. ऐसा कभी सुना है आपने? बिल्कुल भी नहीं. Reversed and a healthy offspring, ऐसा भी कुछ नहीं. reversed, no. Genetically similar offspring, more variation offspring. बेटा ये भी it's not a mandatory condition. D वाला जो है more variations वाला, that should be the correct answer. नेक्स्ट पर आते हैं। और भी है क्या भाई क्वेश्चन? हाँ जी, और भी हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन तो मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको याद रहता है वर्ड MNC, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास अपना खुद का DNA, खुद का RNA, खुद का राइबोसोम्स। तो बताते हैं यहाँ पे किसके पास है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो दिखाई दे रहा है ना, क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई दे रहा है। इस वाले को इसलिए एलिमिनेट करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर दोनों को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर वैक्यूल्स को, इसलिए सी वाला हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन अ प्रोक्रियोटिक सेल। बेटा सेल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। यूक्रियोटिक्स आर दो जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, प्रोक्रियोटिक आर दो जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। तो सोचना क्या है, नहीं डायरेक्ट है कि नहीं है यार। ये क्वेश्चन देख के तो खुश हो गए होंगे आप लोग, है ना। अभी नेक्स्ट पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल वॉल। ओके, जब भी मैं सेल वॉल पढ़ाती हूँ आप लोग बार बार बोलोगे ना भाई मैं अपनी बात करूँगी, मैं ही पढ़ा रही हूँ तो क्या करूँ, है ना। सेल वॉल में हमेशा 3 के लिए खाती हूँ, फंजाई की, बैक्टीरिया की और हायर ग्रीन प्लांट्स की। हायर ग्रीन प्लांट्स की बनी होती है सेलुलोज की, बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, एंड फंजाई की बनी होती है, अब आप फंजाई बोलो फंगी बोलो वो आप देख लीजिएगा, वो बनी होती है काइटिन की। अब देखते हैं यहाँ क्या कहता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन, अभी बताया यार, करेक्ट आंसर है वो। ये सबसे पहला फंगल सेल की क्या होती है, काइटिन, दैट्स मीन ये रॉन्ग हो गया। एनिमल्स लैक ऑफ सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 सी वाला हो गया करेक्ट आंसर। मतलब बायो के तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर किसी भी बच्चे ने थोड़ा सा बेसिक से इस तरह से पढ़ा है ना, हाँ। और एनसीईआरटी को तो यार थीम अप करके हमेशा चलना ही चलना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अरे वाह, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ना एक फोर्स है, 2 फोर्सेस हैं 5 न्यूटन के, ठीक है, एक पॉइंट मास पे लग रहे हैं, उनके बीच का एंगल दे रखा है। तो नेट फोर्स निकालना, क्या होता है नेट फोर्स का फॉर्मूला, √F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा cos 60। तो लगा देते हैं बेटा 25 प्लस 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, कैंसिल करो, 3 25 आ गए, 2 25 को बाहर निकाल लो, ठीक है। नहीं यार ऐसे कैसे निकालने, मल्टीप्लाई थोड़ा है ना, √75 आ गया, है ना। √75 को आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा यार इसको तो, √75 को तो 8 + 64। देखो नहीं भी सॉल्व करना, हम ऐसे ही निकालते हैं। 6 का 36 होता है, 5 का 25 होता है, 4 का 16 होता है, 8 का 64 होता है, इसलिए ए वाला करेक्ट आंसर हो गया। नहीं चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, बिल्कुल बड़े आगे। एक और क्वेश्चन, दिस इज a particle is moving in a circle of a radius r with a constant speed v. Its average acceleration over the time and its move over a half of the circle. देखिए बेटा सिंपल, यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो हाफ सर्कल का ध्यान रखना है, कांस्टेंट स्पीड का ध्यान रखना है। अब जब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ना, तो ये हो गया सेमी सर्कल, तो पहले आप निकाल लीजिए चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, v का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो दिस इज -v, ओवरऑल आ गया आपका 2mv, राइट। अब टाइम निकालेंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप टाइम निकाल लेंगे, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, 2πr इंटू स्पीड v, है ना। तो ये आपका कितना आ गया, πr/v आ गया बेटा। अब इसको लगा लो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम
और ये हो गया 2mv अपॉन पाई आर और ये v स्क्वायर हो गया, ठीक। फोर्स है ना, फोर्स की जगह आप ले लो ma क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना था आपको, m से m कैंसिल करो, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, क्या r कैपिटल ले रखा था, ये ले लेना कैपिटल R, तो दिस इज 2v स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, c वाला हो गया आपका फाइनली करेक्ट आंसर, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है? आई थिंक एक स्लाइड और होगी साइंस के क्वेश्चंस की। 50 क्वेश्चन आते हैं ना बेटा अप्रॉक्सीमेट, इसलिए चलिए पहला ये क्वेश्चन देखिए। अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इफ इट हिट द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम अ बिल्डिंग, ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, वो ऐसे गिर रहा है, ये जो है r है, ये आपको निकालना है। दैट्स मीन आपको क्या निकालना है, आपको रेंज निकालना है। तो बेटा रेंज का जो आप अगर यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लगाएंगे तो रेंज का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, वो हॉरिजेंटल रेंज का दिस इज u मल्टीप्लाई t, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम, तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी हाइट अटेंड करी वो निकालेंगे। आपको v दिया हुआ है तो हाइट कैसे निकालेंगे, कोई सी भी इक्वेशन लगा लेते हैं, थर्ड वाली लगा लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की कितनी हाइट है वो निकाल रहे हैं ना, माइनस में जाएगा, ग्रेविटेशन के अपोजिट है, मैंने यहाँ लिख दिया, स्क्वायर होता है ये है, और u है आपका 12 का स्क्वायर, तो मैं 12 मल्टीप्लाई 12 लिख देती हूँ, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई h, तो h इज इक्वल हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना आ गया, ये हो गया 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 36 अपॉन 5, ओके। इतनी हाइट ये हो गई आपकी, और 36 अपॉन 5। अब यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक गिरेगा, ठीक है, तो हमें उसका टाइम निकालना है पहले, तभी तो हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, तो ये हमें पूरा फ्लाइट टाइम लगाना होता है। तो टाइम निकालने के लिए आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, ये वाली लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर है ना, तो s क्या हो जाएगा, दिस इज 20 प्लस 36 अपॉन 5, 36 अपॉन 5 को करेंगे 7.5 हो जाएगा, तो दिस इज 27.5 अप्रॉक्सीमेट, है ना। u वाला टर्म 0, क्योंकि जब बॉडी यहाँ से गिरेगी तो फ्री फॉल में कंसीडर हो जाएगी, हाफ g की जगह आप 10 ले लेंगे और यहाँ पर आप निकालेंगे t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27.5 मल्टीप्लाई का 2 अपॉन 10, उफ कितनी लंबी कैलकुलेशन हो गई यार, कैरी 1 2 2 जा 4 और एक 5, दिस इज अपॉन 10, दिस इज 5.5 अंडर रूट, है ओके, अंडर रूट 5.5। अब अगर मुझे अंडर रूट 5.5 की वैल्यू निकालनी है या 5.4 समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2.3 2.4 कैलकुलेट करके भी देख लीजिए आप। अब इसको यहाँ पर लगा दो, वेलोसिटी है आपकी 12, दिस इज 2.3, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेट 24 पॉइंट समथिंग हो गया, ठीक है बेटा, निकाल लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी देखें, ओके इसमें कहता है दो आइडेंटिकल कंटेनर हैं, एक्स और वाई, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम लेंथ है ना, और एक में वाटर फिल किया हुआ है, दूसरे में एम्प्टी है, और फिर क्या दोनों को मतलब यहाँ पर इनिशियली कंटेनर एक्स हैज अ फिल्ड टू अ हाइट h in it and the container y is empty. When the valve is open, both the container, जैसे ही हम इस वॉल्व को हटाते हैं दोनों कंटेनर की जो हाइट होगी ना वो इक्वल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी, इक्वल नहीं बोला, इक्विलिब्रियम हो जाएगी, इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड दोनों में आ जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इज P1 एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज P2, हमेशा याद रखना जब भी ऐसा होगा तो 2 में इक्वली डिवाइड होगा, यस, तो ये वाला ट्वाइस में हो जाएगा, दिस इज P2, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पास्कल लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है बिल्कुल है, ये रहा, पहले ये वाला ले लेते हैं फिर उसके बाद में देखते हैं। एक स्पेयर है जिसकी वॉल्यूम है V, इज मेड अप ऑफ मटेरियल लोअर डेंसिटी देन वाटर, मतलब पानी से कम डेंसिटी, यानी पानी में तैर रहा होगा, है ना, वो यही कह रहा है, फ्लोट कर रहा है, F1 1 से कम है। ऑन द अदर हैंड द स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ A जो कि G से कम है ना,
और इन आउटर स्पेस उसको भी सबमर्ज करेंगे तो मान लो F2V हो गया, दिस इज F2V, दिस इज F1V। वही सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप खुद देखिए ना कि ये आउटर स्पेस से जी ज़्यादा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली F2 जो होगा वो बड़ा होगा, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यू कैन अप्लाई, राइट। एक स्प्रिंग वाला क्वेश्चन और दिख रहा है। ओके यहाँ पर कहते हैं देयर आर टू आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस S1 एंड S2 कनेक्टेड ईच अदर एंड हेल्ड वर्टिकली शोन इन अ फिगर। ओके एक 10 kg का मास इस पे सस्पेंड कर दिया गया, तो W1 और W2 की रीडिंग लेनी है। बच्चे बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा, जब भी ये वर्टिकली कनेक्टेड होता है और एक ही मास सस्पेंड किया जाता है, कहाँ चला गया, तो दोनों पे सेम रीडिंग दे देगा, यानी कि डी वाला करेक्ट आंसर होगा, दोनों पर सेम 10 kg और 10 kg। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कितने क्वेश्चन आप लोगों को बार बार ये लगा होगा ना कि यार मैम ऐसे ही बोले जा रही हैं, ये भी डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया, यार मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। आप लोग चाहो तो अपना चेक कर सकते हो रिकॉर्डिंग वाले से, है ना। और ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन थे डिस्कस किए। एक दो क्वेश्चन का लेवल था जो मुझे भी लगा कि न्यूमरिक वाला था, तो बट एक दो से डिस्टर्ब तो होना ही नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे मैथ्स के पेपर के डिस्कशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।